डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की क्लास चल रही है जिसमें मैं डेप्रीशिएशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। डेप्रीशिएशन के चैप्टर के लगभग सभी पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले 2 वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, इसमें और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें किसी मशीन पर ह्रास सामान्य दर 15% के स्थान पर 40% स्वीकृत हो सकती है। देखिए, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था आपको। ये वैसे रमेश बुक डिपो वाली बुक में पेज नंबर 5.7 पॉइंट नंबर 6 है। इसमें ये कंडीशन बताई गई थी कि यदि उस संपत्ति की जो टेक्नोलॉजी है, सॉरी, उस संपत्ति का नहीं, उस मशीन का जिसका प्रयोग किया जा रहा है और जिस पर रास की छूट चाही गई है, उस मशीन की टेक्नोलॉजी का, यानी उसकी तकनीकी का प्रादुर्भाव यानी इन्वेंशन यदि किसी सरकारी लेबोरेटरी में या किसी विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी में या ऐसी लेबोरेटरी की जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उसमें यदि हुआ है तकनीकी विकास उस मशीन का, तो उस पर 15% के स्थान पर 40% की डेप्रिसिएशन अवेल होगा, मतलब स्वीकृत होगा। तो 3 कंडीशन है, या तो कोई गवर्नमेंट लेबोरेटरी में उसकी तकनीकी का आविष्कार हुआ हो, उस मशीन को बनाने का, या फिर किसी विश्वविद्यालय कि लेबोरेटरी में उसका विकास हुआ हो, या फिर किसी ऐसी लेबोरेटरी में विकास हुआ हो कि जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती हो, है ना। तो ये 3 इसके कंडीशंस हैं, आपको याद आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्त संपत्तियों में किस प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं? अमूर्त संपत्ति पर स्वीकृत ह्रास की दर क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ। फर्स्ट अपने 98 के बाद में ये जो भी अमूर्त संपत्तियां हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस, है ना, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये वर्ड है फ्रेंचाइजीज, ठीक है, इनको हम पेटेंट की इसमें अमूर्त संपत्तियों की कैटेगरी में लेते हैं। ध्यान रखिए, अमूर्त संपत्ति के रूप में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए गुडविल को शामिल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इस पर डेप्रिसिएशन की रेट 25% है, आपको पता ही है। अतिरिक्त राशि के संबंध में आप क्या समझते हैं? यदि उत्पादन क्षमता में विस्तार करने हेतु नई मशीन खरीदी तो इस संबंध में कौन सी शर्त पूरी होने पर अतिरिक्त राशि की कटौती? देखिए, वैसे तो अतिरिक्त राशि की डेफिनेशन बताई दी थी कि भाई यदि कोई नई मशीन खरीदी गई है और उस मशीन का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जा रहा है, तो जिस वर्ष खरीदी गई है उस वर्ष या उसमें उसको उपयोग में लाया गया उस वर्ष में 20% की दर से हम अतिरिक्त राशि देते हैं। अब ये कहते हैं शर्त क्या है? शर्त तो एक तो नई मशीन होनी चाहिए, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। बेसिक शर्त तो यही है कि वो मशीन जो खरीदी गई है उत्पादन प्रक्रिया में काम आ रही है। ये भी लिख सकते हो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, तो उत्पादन में काम आई गई आएगी, है ना। उस जो भी जितना भी आप लिख सकें, यदि पुरानी मशीन पुरानी नहीं हो और उससे उत्पादन प्रक्रिया में काम ली जा रही हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर है, एसी है, रोड ट्रांसपोर्ट में है, इनमें की जो व्हीकल्स हैं इनको भी इन पर अतिरिक्त ह्रास स्वीकृत नहीं होता है, क्योंकि इनकी उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। गत वर्ष में विदेश से क्रय की गई मोटर कार पर करदाता कब राशि की छूट प्राप्त कर सकता है? गत वर्ष में खरीदी है, ठीक है, 15% नॉर्मल रेट से मिलेगा डेप्रिसिएशन, और यदि वो टैक्सी के रूप में यूज़ हो रही है तो 30%। अब कोई मतलब कोई अंतर नहीं रहा इंडियन कार में और बाहर के। पहले ये प्रॉब्लम थी, आजकल ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, संतुलित ह्रास से आप क्या समझते हैं एवं यह किन्हें स्वीकृत होता? देखिए, मैंने एक बात बताई थी कि जो विद्युत उत्पादन इकाइयाँ हैं, विद्युत उत्पादन इकाइयाँ, उनको गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी थी कि वो चाहें तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से अवेल कर लें, ठीक है, स्थायी किस्त पद्धति से। तो जिन विद्युत उपकरणों ने जिन विद्युत उत्पादन उपक्रमों, जो अंडरटेकिंग्स जो भी हैं,
उन्होंने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी स्थायी किस्त पद्धति के आधार पर डेप्रिसिएशन अवेल करने के लिए स्वीकृति ले रखी है ना, वो वो यदि अपनी किसी संपत्ति को बेचते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि आज की डेट में जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा में यदि वो बेचता है तो जितने ज़्यादा में बेचेगा उसको हम कहेंगे संतुलित ह्रास। लेकिन उस केस में विक्रय राशि, उस संपत्ति की विक्रय राशि उसकी मूल लागत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि 1,00,000 रुपये की मशीन हमने खरीदी है ना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिस पर डेप्रिसिएशन अवेल होता है, वो उसमें अपन 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं और आज की डेट में 60,000 का उसका वैल्यूएशन है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू है 60,000। उसको यदि हम 80,000 में बेचते हैं यानी रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा में, तो दोनों का डिफरेंस संतुलित ह्रास कहलाएगा। लेकिन यदि उसको ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 से ज़्यादा में बेचते हैं, है ना, तो 1,00,000 से जितने ज़्यादा हम बेचेंगे वो तो कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना डेप्रिसिएशन अब तक चार्ज कर चुके हैं उतने तक यदि लाभ होता है तो उसको हम संतुलित चार्ज कहते हैं और बिजनेस इनकम के रूप में उसको लेते हैं, ठीक है। आप नहीं कह सकते हैं कि अब पहले तो ये तो बताना पड़ेगा कि विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास स्वीकृत करने की अनुमति के पश्चात यदि कोई उपक्रम अपनी संपत्ति को बेचता है तो ह्रास चार्ज, अब तक जितना ह्रास चार्ज कर लिया गया है उस सीमा तक यदि लाभ होता है तो उसे हम संतुलित ह्रास कहते हैं। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत ढंग से बता दिया है। आप 2-3 बार सुनेंगे इस बात को तो समझ में आ जाएगा, एक बार में तो ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम संतुलित चार्ज करते हैं। अंतिम ह्रास को समझाइए। अब सवाल ये है, वही क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मान लीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू से कम राशि में यदि वो संपत्ति बिकती है, वही विद्युत उत्पादन इकाइयों का आएगा ही, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड वाला पॉइंट आएगा ही, उन्हीं के लिए है ये पॉइंट भी। तो यदि रिटर्न डाउन वैल्यू से कम में यदि बेचती हैं, पूरा लिखना पड़ेगा, ये खाली इससे काम नहीं चलेगा। विद्युत उत्पादन इकाइयों द्वारा स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास स्वीकृत करने की अनुमति के पश्चात यदि कोई संपत्ति रिटर्न डाउन वैल्यू से, है ना, कम मूल्य पर बेची जाती है तो वहाँ जो लॉस हुआ उसको हम अंतिम ह्रास कहते हैं, यानी टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में अलग हो जाता है। अंतिम ह्रास और संतुलित ह्रास से आप क्या किस प्रकार गणना करेंगे? अंतिम ह्रास और संतुलित ह्रास आप किस प्रकार गणना करेंगे? तो यदि रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा में बिकती है कोई संपत्ति तो जितने ज़्यादा में बिकेगी वह राशि, है ना, अब तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके उतने की सीमा तक संतुलित ह्रास है। और यदि रिटर्न डाउन वैल्यू से कम में बिकती है तो रिटर्न डाउन वैल्यू और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो अंतिम ह्रास कहलाएगा। तो दोनों की डेफिनेशन आप यहाँ दे सकते हैं। इस प्रकार से मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इसमें डेप्रिसिएशन के छोटे वाले करा दिए। बड़े क्वेश्चन तो आने की थोड़ा संभावना कम है, आगे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यदि कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आने लायक हुआ तो मैं आपको करा दूंगा। अभी तो आप ये मान के चले चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब बिजनेस प्रोफेशन शुरू करेंगे। यदि मेरे को ठीक लगा तो कोई एक आध क्वेश्चन वो करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।